टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं आज, दैट इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक सीखने हैं तो आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख लिया, आपने कॉमन नोमेनक्लेचर सीख लिया बच्चों, आपने आइसोमेरिज्म पूरे सीख लिए, राइट। नेक्स्ट जो फंडा है जो हमको सीखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वील अंडरस्टैंड इज बॉन्ड फिशन। क्या सीखेंगे हम लोग? बॉन्ड फिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिशन? फिशन का मतलब बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग। फिशन का मतलब क्या होना है, क्या होता है? बॉन्ड का ब्रेकिंग। ठीक है, जब दो चीजों को आप मिलाते हो तो फ्यूजन होता है, अलग करते हो तो फिशन होता है ना। अब यहां पर फंडा क्या है, देखो कि बॉन्ड का फिशन हो रहा है किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब कि उस बॉन्ड का एक मेंबर तो कार्बन होगा, ये आप अज्यूम करके चल सकते हो, है कि नहीं। अब जो दूसरा मेंबर है वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे COH बॉन्ड ब्रेक हुआ, CCl बॉन्ड एल्काइल हैलाइड में ब्रेक हुआ, CO बॉन्ड अगर ईथर है तो ब्रेक हुआ, C डबल बॉन्ड O अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है तो ब्रेक हुआ, है ना। तो आपको पता है कि एक मेंबर तो कार्बन रहेगा, दूसरा सामने कोई दूसरा एटम वगैरह हो सकता है, या C बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, या CH बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। बात क्लियर है? तो हम लोग जब सॉरी बॉन्ड फिशन की बातें कर रहे हैं तो कोई भी टाइप का कार्बन से रिलेटेड जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। बरोबर है, सिंपल करते हैं। अब देखो बॉन्ड फिशन मतलब क्या? ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन। बरोबर, बॉन्ड फिशन को आपको बोलेगा डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे आप? ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड में बताओ, ये ओरिजिनली हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर डिटेल में किया है। कोवैलेंट बॉन्ड में ओरिजिनली बच्चों जो बॉन्ड बना था वो कैसे बना था? गिव एंड टेक से बना था या शेयरिंग से बना था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था, ये वाला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था। क्या ये शेयरिंग हमेशा इक्वल होती है या कभी कभी अनइक्वल भी हो सकती है? बताओ, कभी कभी ये अनइक्वल भी हो सकती है। कैसे? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने? सिखाया ना बच्चों? पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? फ्लोरीन। ये भी सिखाया हमने, पीरियोडिक टेबल चैप्टर हमने डिटेल में किया था, है ना। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई कार्बन के साथ में फ्लोरीन है जिसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन है इनके बारे में जरा फोकस करना। क्या ये सेंटर में होंगे या फिर कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कि कार्बन और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के साथ में वो फ्लोरीन की तरफ थोड़े से शिफ्टेड होंगे? कौन सा वाला दिखेगा? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के अपनी तरफ रखेगा। करेक्ट, ये बात हमने सीखी है बच्चों, एवरीबॉडी अग्रीज विद दिस। तो इसके लिए फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको हम लोग स्मॉल पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव चार्ज ऐसा बोल सकते हैं, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, है ना। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा, अब जरा सोचना, अब जरा बात को समझना, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। बरोबर है ना? यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था तो बॉन्ड का ब्रेकिंग भी अनइक्वल होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? जब डिस्ट्रीब्यूशन कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग अनइक्वल थी तो ब्रेकिंग भी जब होगी तब अनइक्वल होगी। क्या ये बात आपको सिंपल भाषा में समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यस। तो बॉन्ड फिशन में भी दो टाइप है, देखो कैसा। एक है होमोलाइटिक। होमो मतलब बायो स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, होमो का मतलब सेम, सेम, एंड हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो होमोलाइटिक फिशन मतलब कि दो आपके एलिमेंट्स थे या दो एटम्स थे जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था, समझो कार्बन और कार्बन, ठीक है। तो ऐसा हुआ था ना कि कार्बन का इधर एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे लेके इन दोनों ने मिलके शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? इक्वल का मतलब होमो, यस और नो, सेम, दोनों को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले। क्या ये बात भेजे में गई बच्चा लोग? सिंपल। तो होमोलाइटिक फिशन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इक्वल मतलब भाई एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए मिले तो क्या बोलेंगे उसको? होमोलाइटिक फिशन। क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक फिशन। सब लोग रिपीट करेंगे, क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक फिशन। फिशन। तो
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होमोलाइटिक फिशन में। अब जो सिमेट्रिक, अच्छा इसको मैं सिमेट्रिकल भी बोल सकता हूं। इक्वल मतलब ऑब्वियसली क्या बोलूंगा मैं उसको, सिमेट्रिकल। ये तो कॉमन सेंस वाला वर्ड हो गया। दोनों स्पीशीज को, दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला। अब जो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखना, जो प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कार्बन है और कार्बन है, जब ये ब्रेक हुआ होमोलाइटिक तरीके से, तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला, इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला। मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, बरोबर है ना। एक इलेक्ट्रॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा हुआ है, डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ सी डॉट, इसको आप बोलोगे फ्री रेडिकल। क्या बोलोगे इसको, फ्री रेडिकल, है ना। तो सी डॉट विल बिकम कार्बन फ्री रेडिकल, करेक्ट। सी डॉट को मैं क्या बोलूंगा, कार्बन फ्री रेडिकल। अगर मैं सी एल डॉट लिखता तो आप बोलते क्लोरीन फ्री रेडिकल, एफ लिखता डॉट तो आप बोलते फ्लोरीन फ्री रेडिकल, एच डॉट लिखता तो आप बोलते हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, CH3 डॉट लिखता तो क्या बोलते, मिथाइल फ्री रेडिकल। एक ही बात है ना, राइट। तो जब होमोलाइटिक फिशन होगा, कोई आपको ये सवाल पूछा, अब ध्यान से सुनना, मेरे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। व्हेनेवर देयर इज होमोलाइटिक फिशन occurring, right, when homolytic fission takes place, what is formed, a free radical is formed। क्या ये बात समझ में आई। होमोलाइटिक फिशन से क्या बनता है बच्चों, फ्री रेडिकल बनता है। क्या होता है फ्री रेडिकल, जिसके पास एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ बात, यस। फ्री रेडिकल के बारे में एक सेंटेंस समझ लेना, याद रख लेना, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। फ्री रेडिकल्स कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। मतलब ये चुपचाप नहीं बैठेंगे एक जगह पे, ये फटक से अटैक करेंगे किसी भी, आप कोई भी कंपाउंड लेके आओगे या कोई भी सबस्ट्रेट लेके आओगे, उसको ये फटक से रिएक्ट उसके साथ करेंगे। हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल। क्लियर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये आपका रिएक्टेंट था, ये आपके इंटरमीडिएट्स हैं। ये क्या है, इंटरमीडिएट। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये स्टेज पे आप पहुंचोगे और फिर यहां से आगे जाओगे तब आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके क्या बनेंगे, ये आपके रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स मतलब बीच में कुछ एक स्टेज है, इंटरमीडिएट नाम से ही पता चल रहा है ना। जैसे स्कूल में आप लोग इंटरमीडिएट एग्जाम देते थे ड्राइंग के लिए, याद होगा, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, ऐसी 2 एग्जाम्स होती है ना। एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो, इथेन आपने लिया, क्या लिया, इथेन। ये रहा ना CH3 क्या है, इथेन है, यस। और इथेन को आप यूवी लाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में आप इथेन को रखोगे तो क्या बन जाएगा, वो यूवी लाइट की जो एनर्जी है, देखो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ, अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में याद होगा, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, यस। लाइट की अपनी एक एनर्जी होती है क्योंकि उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये ऐसा पढ़ा था हमने, hc/λ, बोलो हाँ या ना, प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स थियरी में, है ना। तो ये एनर्जी जो है, ये वाली जो एनर्जी है, ये क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। बात समझ में आ रही है, अभी अच्छे से दिमाग में बैठ रहा है। तो बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया मैंने, सिमेट्रिकली ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, देखो सिमेट्रिकल तरीके से। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे वो क्या हुए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इसको मिला, 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल बन गए। क्या ये बात भेजे में गई, बोलो हाँ या ना, बढ़िया। तो होमोलाइटिक फिशन से आपका फ्री रेडिकल बन रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल की बात करेंगे, ये भी ऑब्वियस बात है, तो समझने वाली बात है, पता ही है आपको। जस्ट वन सेक, एडजस्ट द माइक, यस। एंड फ्री रेडिकल जो है वो हाईली अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है। सारी बातें मैंने आपको बता दी, क्लियर। एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया। सो फ्री रेडिकल बन गए। अच्छा, ये फ्री रेडिकल जनरली, ये याद रख लेना, आगे आपको रिएक्शंस में बहुत काम आने वाला है। जब भी आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात होगी, याद रखना बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात होगी तो या तो आपको एरो पे यूवी लाइट दिखेगा, या तो हाई टेम्परेचर दिखेगा, या तो पेरोक्साइड दिखेगा, या सनलाइट दिखेगा। क्योंकि सनलाइट में भी अल्ट्रावायलेट लाइट होती है ना, डिफ्यूज सनलाइट। क्लियर। सनलाइट कैसी लिखी रहेगी आपके एरो पे, डिफ्यूज्ड सनलाइट लिखी रहेगी। कैसी लिखी रहेगी, डिफ्यूज्ड। तो ये 4 चीजें अपने दिमाग में रख लेना। क्या क्या,
यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड या फिर डिफ्यूज सनलाइट रहेगा। तो हम लोग होमोलाइसिस यानी कि होमोलाइटिक फिशन की बात कर रहे हैं। और रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा माना जाएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ गए आप लोग बात को? तो इमेजिन करिए बच्चों कि समझो मैं ऐसे बोलूं कि ये रहा मीथेन, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ये रहा मीथेन, ये रहा क्लोरीन, और एरो पे मैं लिख दूं यूवी लाइट, या मैं लिख दूं डिफ्यूज्ड सनलाइट, है ना, या मैं लिख दूं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आप सब लोग समझते हो, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है रेडॉक्स में भी, है ना, ओ ओ बॉन्ड होता है तो पेरोक्साइड होता है, राइट। इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब है कि एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पर मुझे प्रोडक्ट छोड़ो, मुझे इंटरमीडिएट क्या ये तो पक्का मालूम है कि अच्छा इंटरमीडिएट ऐसा होगा कि CH3 और H और क्लोरीन के भी क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल, है कि नहीं? और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में HCl बना देंगे और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे से मिलके नए प्रोडक्ट्स बना देंगे। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शंस लिख रहे हो, अब जरा इसको समझना, मैं आपको ब्लैंक स्लेट पे समझाता हूं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना बच्चों। सबको ये ब्लैंक स्लेट दिख रही होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास एक होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? एक सबस्ट्रेट। दूसरा होता है रिएजेंट। दूसरा क्या होता है? रिएजेंट। इसको जब आप साथ में रिएक्ट करते हो, सबस्ट्रेट और रिएजेंट को, तो आपको मिलता है प्रोडक्ट, आपको मिलता है प्रोडक्ट, और साथ में क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट। समझ गए बात को, है ना, प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या है? ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जिस पे आप रिएक्शन कर रहे हो, ऑन विच द रिएक्शन इज हैपनिंग, राइट, ऑन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये आपका ओरिजिनल, जो आप जिस चीज का रिएक्शन करना चाह रहे हो। रिएजेंट क्या है? व्हाट वी यूज, है ना, जो हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। समझ रहे हो? एकदम मैं बहुत मतलब छोटे बच्चों वाली भाषा में आपको समझा रहा हूं। What we use in order to carry out the reaction. Clear? प्रोडक्ट क्या है? मेन, और बाय प्रोडक्ट क्या है? एक्स्ट्रा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुद्दा ये है कि जब सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, जब सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, तो क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाता है? नहीं, वो पहले क्या बनाता है? वो इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है? इंटरमीडिएट। और फिर वो इंटरमीडिएट बाद में आगे जाके प्रोडक्ट बनता है। ये लॉजिक है। समझ गए बात को? तो अगर मैं आपको अभी ऐसा एग्जांपल दूं कि मैंने ये लिया इथेन और मैंने इसको रिएक्ट किया X2 यानी हैलोजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये हैलोजन का मॉलिक्यूल मेरा क्या हो गया? ये रिएजेंट हो गया, है कि नहीं बच्चों? ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा सबस्ट्रेट हो गया। फिर ये इथाइल क्लोराइड और इथाइल हैलाइड बना और साथ में HX बना, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा बाय प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग हर एक रिएक्शन की बात करेंगे। क्या ये बात भेजे में जा रही है? यस। अब यहां पर इस रिएजेंट को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करते थे? आप यूवी लाइट लगा देते थे। अभी आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया रहेगा सबको। यस, यूवी लाइट बहुत सही चीज है। आप लोग देखते होगे ना, अभी कोविड सिचुएशन में आप लोग देखते हो बहुत जगह पे लोग सैनिटाइजेशन के लिए यूवी लाइट यूज करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, क्योंकि यूवी लाइट में बहुत हाई एनर्जी होती है, तो वो बैक्टीरिया वायरस इनको भी किल कर सकते हैं। वो बायोलॉजिकल यूज हो गया उसका। बायो स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिए। ओके, देन ऑब्वियसली यू हैव हेटेरोलाइटिक फिशन। अभी एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, होमोलाइटिक का उल्टा नहीं हो जाएगा। कैसा होगा कि इसमें एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि अनइक्वल हुआ? अनइक्वल, यानी कि अनसिमेट्रिकल मैनर में ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड हुआ, जैसे AB। अभी ये जनरली कैसे होता है? ये पोलार सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? पोलार सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। जैसे कि पानी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, वाटर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पोलार सॉल्वेंट, है ना, तो मैंने ऑलरेडी आपको 1000 बार बता चुका हूं। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज ऑल्सो पोलार। पोलार का मतलब कि पानी के जो एटम्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यस और नो? डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, तो इसलिए हाईली पोलर है ऑफ कोर्स।
तो जब आपके पास पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो क्या प्रेफरेंस दिखाएगा, वो हेट्रोलाइटिक फिशन का प्रेफरेंस दिखाएगा। A+ और B- और A- और B+ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरे वाले को पॉजिटिव चार्ज दे देगा, करेक्ट है। अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो B ले लेगा, अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो A ले लेगा, ठीक है ना। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट इज, जैसे तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, ठीक है, अगर तुम लड़की तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम लड़का हो तुम्हारा गर्लफ्रेंड, या व्हाटएवर, लड़का हो फिर भी बॉयफ्रेंड है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नोबडी इज जजिंग। बट तुम्हारा जो भी पार्टनर है अगर वो डोमिनेटिंग है, समझो उसने तुमको आईफोन गिफ्ट किया, कल ब्रेकअप हुआ तो वो डोमिनेटिंग है तो वो आईफोन लेके जाएगा, वो तुमको वापस नहीं देगा। अगर तुम डोमिनेटिंग हो तो तुम गिफ्ट रख लोगे, है कि नहीं। अगर दोनों समझदार हो तो क्या करोगे, दोनों अपने अपने गिफ्ट वापस दे दोगे, बोलोगे ठीक है तू तेरा रख मैं मेरा रखता हूं, खत्म हो गया, है कि नहीं, यही होगा ना। तो जब दोनों समझदार है तो होमोलाइटिक फिशन होगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लो और जाओ अपने अपने काम पे, है कि नहीं। और जब एक डोमिनेटिंग पार्टनर होगा तो क्या होगा, हेट्रोलाइटिक फिशन होगा। समझ में आ रही है बात, बोलो हाँ या ना। यस बच्चों, सो हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होने वाला है, कैटायंस और एनायंस बनेंगे, लॉजिकल है ना। जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, एनायन। मैंने बताया एनायन कैसे याद रखने का, नेगेटिव आयन, है ना, नहीं तो तुम लोग कैटायन और एनायन में गड़बड़ करते हो, ठीक है। तो एनायन और कैटायन बनते हैं, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो बनने ही वाला है, ठीक है। होमोलाइटिक फिशन एंड हेट्रोलाइटिक फिशन, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, वापस एक बार रिवाइज कर लो। सिमेट्रिकल है तो होमोलाइटिक, अनसिमेट्रिकल है तो हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है ईच स्पीशीज के पास में, हेट्रोलाइटिक में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को दोनों मिल जाते हैं। यहां पर फ्री रेडिकल बनते हैं और यहां पर कैटायन और एनायन बन जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर, एकदम बढ़िया, बोलो हाँ या ना। इसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट, यूवी लाइट, पेरोक्साइड, और इसके लिए क्या चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। क्लियर हो गई बात, बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज योर रिएजेंट। तो वो बेसिक आइडिया हो गया बॉन्ड फिशन का। अगला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएजेंट्स। बच्चों क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रिएजेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो सबस्ट्रेट पे अटैक करे वो आपका रिएजेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर रिएक्शन की शुरुआत कहां से होगी, रिएजेंट को पहचानने से आपकी शुरुआत होगी। बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपको मैंने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया बच्चों, जो ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे ही पढ़ाया ना, बरोबर बोल रहा हूं। ठीक उसी तरह आप देखेंगे तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मेजर टाइप के रिएजेंट्स होते हैं। पहला वाला कौन सा है, नाम देखो यहां पर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहला वाला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रो एंड फिलिक मतलब फाइल। फाइल का मतलब अगेन बायो स्टूडेंट्स वुड नो दिस, फाइल का मतलब लविंग, है ना, लव्स और इज अट्रैक्टेड टू, इट्स फाइल। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो है जिसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है। समझे बात, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन है बच्चों, जिसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बहुत अट्रैक्शन है उसको। क्यों है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन बॉस, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कि ज्यादा है उसके पास, लॉजिकल। आप खुद जज करो, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको लॉजिकली चीजें सिखाता हूं, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी या टू मच होंगे, क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी कि बहुत ज्यादा होंगे इसके पास, कमी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स या फिर स्पीशीज होंगे। क्या ये बात आपको मेक सेंस कर रही है, बोलो हाँ या ना। यस, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये स्पीशीज बायो वाला स्पीशीज नहीं है रे बाबा, एटम, रेडिकल, कुछ भी जो ऐसा उसको हम लोग स्पीशीज बोल देते हैं, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। क्यों, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये उन रिएजेंट्स की तरफ या उन सबस्ट्रेट्स की तरफ अट्रैक्टेड होंगे जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो अच्छा, मैं इनको सिंपल भाषा में गरीब बोलूं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इनके, गरीब है ये बेचारे इलेक्ट्रॉन्स के मामले में, यस और नो।
सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स बोलेंगे। मैं उनको सिंपल भाषा में गरीब बोलूंगा, आप समझ गए, ठीक है ना। इनकी अट्रैक्शन किसकी तरफ होती है, इनकी अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की वजह से तरफ, इनकी रिच स्पीशीज की तरफ इनकी अट्रैक्शन होती है। थोड़ी सी अगर कॉमन सेंस यूज करो, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ाए जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद है? ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हमने पढ़े जिनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, अमोनिया जिसके पास एक लोन पेयर था, वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, है ना। HCl अगर आप देखो, क्लोरीन के पास कितने, उसमें 3 लोन पेयर हैं। ऐसे आपके ग्रुप 15, मैंने ऑलरेडी आपको ये बहुत डिटेल में पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है कि ग्रुप 15 वाले जो हैं एलिमेंट्स, उनके कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपको 1 लोन पेयर मिलता है। ग्रुप 16 वालों में 2 लोन पेयर मिलते हैं, ग्रुप 17 वालों में 3 लोन पेयर मिलते हैं। तो क्या मैं इन सबको इलेक्ट्रॉन रिच में काउंट करूं? बोलो हाँ या ना। क्योंकि इनके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं ना, जो वो डोनेट कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब। क्लियर? तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे? यस और नो? इनफैक्ट आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बहुत ही अच्छा सा आपको छोटा सा एक रिएक्शन इसमें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, रेडॉक्स में भी पढ़ाया हुआ है, जहां पे मैं कहता हूं कि H+ जो है, ये भूखा नंगा हाइड्रोजन, इसका नाम मैंने रखा था, याद है ना, गरीब हाइड्रोजन। और ये वाटर मॉलिक्यूल के पास जाता है और वाटर मॉलिक्यूल को बोलता है क्या, कि भाई मेरे को तू अपना लोन पेयर दे दे और इस तरह का तेरा बॉन्डिंग पैटर्न दिखेगा। करेक्ट? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा ना प्लस, तो इसको आप हाइड्रोनियम कहते थे। ये याद है किसी को? हमने ऐसा लिखा हुआ है हाइड्रोनियम, क्या कहते थे इसको हम लोग, हाइड्रोनियम। दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, व्हाई? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है, ठीक है। वेयर विल दे अटैक? दे विल ऑलवेज अटैक द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब सबस्ट्रेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, मतलब कि अगर मुझे पता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, मैं इन जनरल इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करूंगा E+ के साथ। प्लस साइन क्यों? प्लस साइन शोज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जब सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो कहां पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे कि ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहां पर लोन पेयर है, कॉमन सेंस। अच्छा, सपोज ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इसको अटैक कर रहा है, किसको, इथीन को। किसको अटैक कर रहा है? इथीन को। कहां पे अटैक करेगा, कार्बन पे, हाइड्रोजन पे कि डबल बॉन्ड पे? कहां पर अटैक करेगा? उसको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक है, उसको खींचना आसान है ना। मैंने ये आप लोग को बताया कि नहीं बताया, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और पाई बॉन्ड वीक है, तो किसको ब्रेक करना आसान है, जरा कॉमन सेंस लगा के बताइए बच्चों। पाई बॉन्ड। तो इसको पता है कि मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता हूं, किस पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। बात क्लियर हुई, भेजे में गई। तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एरियाज को अटैक करेगा। या फिर अगर इसको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले मल्टीपल एरियाज दिख रहे हैं सबस्ट्रेट में, तो किस पे अटैक करेगा ये, जहां से उसको इलेक्ट्रॉन्स खींचना या लेना आसान लगेगा, जो वीक एरिया है ना, उधर वो अटैक करेगा। कॉमन सेंस यूज करो, है कि नहीं? यस। जैसे तुम लोग वो डिस्कवरी चैनल पे देखते हो ना कि टाइगर अगर पूरे झुंड ऑफ डियर पे अटैक करने जा रहा है, चीता जो है वो अटैक करने जा रहा है, तो वो किसको चुनता है? सब डियर के ऊपर अचानक एक साथ अटैक करता है क्या? नहीं ना, इट पिक्स वन ना। उसको पता है जो ये ज्यादा देर दौड़ नहीं पाएगा, ये ज्यादा ये मेरे से भाग के बच नहीं पाएगा, उसको अटैक करेगा, वो वीकेस्ट इन द हर्ड। बस वैसे ही यहां पर भी लॉजिक आप लगाइए, सिंपल है कि नहीं? लॉजिकली पढ़ो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है बच्चों। ओके, देन ये जनरली कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, E+, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज देख के ही पता चलता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, करेक्ट? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं बच्चों? क्या हमने BF3, BeCl2 ऐसे सब मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में? ये सब मैंने आपको एग्जांपल बताए थे किस एक एक्सेप्शन के अंडर, याद है किसी को?
ये मैंने आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जांपल बताए थे। क्या बताए थे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मुझे बताओ कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, BF3 पे मैंने कोई चार्ज तो लिखा नहीं, बट क्या इसके पास मैं बोल सकता हूं अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट बनाने के लिए? यस और नो? तो इट इज स्टिल फीलिंग लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज स्टिल फीलिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो यस और नो? सो कैन आई से all those molecules which have incomplete octet can also be classified as electrophilic reagent? Is it right or wrong? Absolutely yes. तो incomplete octet अगर है तो वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे। एंड ऑब्वियसली अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो कैसे होंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होंगे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक पॉइंट ऐड कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा ये हाई, मतलब इसके क्वेश्चन सीटी लेवल पे नहीं आते बट जेई और नीट लेवल पे जरूर आते, खास करके जेई के एग्जाम में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जहां पर अगर आपके पास एम्प्टी सबशेल भी है, क्या है? एम्प्टी सबशेल्स, एम्प्टी डी सबशेल या एम्प्टी एफ सबशेल अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम होगा। मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी खाली सबशेल है तो भी वो और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा ना? लॉजिकल। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, न्यूट्रल भी है, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी सबशेल है। और ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त देखे थे जहां पर डी सबशेल में जगह खाली है। क्लियर? यस और नो? बढ़िया। तो एम्प्टी डी सबशेल वाला पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। ओके, दे आर ऑल लुईस एसिड्स। ऑफ कोर्स, व्हाई आर दे लुईस एसिड्स? मैंने रेडॉक्स में ये भी पढ़ाया आपको। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या डोनर्स? दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। क्विकली रिवाइज कर लो एक कॉन्सेप्ट को। आर्हेनियस बोलता है जो H+ देगा वो एसिड है, जो बेस देगा, जो OH- देगा वो बेस है। लुईस बोलता है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा वो बेस है। समझे? एक्सेप्टर एसिड, डोनर बेस। और लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोलता है जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर। तो ये तो सेम ही नहीं हो गया? देखो सेम हो गया ना, प्रोटॉन डोनर। और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस हो जाएगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड प्रोटॉन के हिसाब से डिफाइन करके गया है ना। लुईस ने लोन पेयर की बात की, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की। तो अमोनिया अगर मेरे को देखना है तो वो क्या है? लुईस वाला बेस है या लॉरी ब्रॉन्स्टेड वाला बेस है कि आर्हेनियस वाला बेस है? तो ऑफ कोर्स वो लुईस वाला बेस है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है। तो आपको हर एक कंपाउंड को अलग क्लासिफाई करने आना चाहिए कि वो कौन से हिसाब से एसिड या बेस है। ठीक है? ये वाले क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये लुईस एसिड है। अभी क्लियर हुआ एकदम? अच्छा, इलेक्ट्रॉन सिंगल एक्सेप्ट करेंगे कि पूरा एक पेयर एक्सेप्ट करेंगे? वो लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर है ना, क्या एक्सेप्ट करेंगे? ये अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे है H+, साइन जरा देख लेना, साइन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है या टाइप नहीं हुआ है, सॉरी। H+, NO2, BF3, AlCl3, ये सारे अच्छे एग्जांपल्स हैं किसके? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के। किसके एग्जांपल हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इनफैक्ट AlCl3 आपको बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है बच्चों, क्योंकि ये आपके नेम रिएक्शन में आने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम वाला रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें ये हर बार आता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके? अच्छा, वो प्रिंट हुआ था, सॉरी स्लाइड में था वो। H+, NO2+, है ना, BF3 और AlCl3। ये देखो, ये पॉजिटिव वाले हैं और ये न्यूट्रल वाले हैं। ये कैसे हैं दोनों? ये न्यूट्रल वाले, यानी कि इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट आपको देखने मिलता है। इज दैट क्लियर? तो उल्टा दूसरा कौन सा रहेगा? जैसे एक इलेक्ट्रोफिलिक था तो दूसरा क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक। क्या रहेगा दूसरा? तो ऑब्वियसली ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है बताओ?
न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है, हमें पता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और लविंग, न्यूक्लियोफिलिक है तो लविंग है ना। तो ये वो वाले इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहे थे, यानी नेगेटिव चार्ज को, ये किसको प्यार कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को। उल्टा हुआ ना, एग्जैक्टली, राइट। तो इनके बारे में जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, एक सेकंड, अरे some software glitch with this, sorry for that. So they are nucleus loving species, they are electron rich, exactly उल्टा, वो लोग इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहे थे, ये न्यूक्लियस को कर रहे, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अटैक करते, ये किसको करेंगे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। वो वाले पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल थे, ये वाले नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल है। और ये इनके पास लोन पेयर, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते, इनके पास लोन पेयर है, वो ये डोनेट करते हैं, बस सिंपल लॉजिक। वो लुईस एसिड थे तो ये लुईस बेस है, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे थे तो ये लोन पेयर को डोनेट करेंगे, और अगर ये लोन पेयर डोनेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैं ऑलरेडी आपको केमिकल बॉन्डिंग में इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि जब लोन पेयर डोनेट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब ऑब्वियसली यहां पर नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज की बात हो रही है, जैसे OH माइनस, साइनाइड, CN-, क्या ये फंक्शनल ग्रुप्स में हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, यस। ये आपका अल्कोहल का मतलब OH- फंक्शनल ग्रुप है, ये साइनाइड CN- फंक्शनल ग्रुप है। वाटर मॉलिक्यूल के पास यहाँ पर एक लोन पेयर आपको दिख रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल के पास आपको एक लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर बात, बोलो हाँ या ना, बढ़िया। तो अब हम लोग आते हैं हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे। हमें बेसिक आइडिया आ गया होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिशन का, और हमें बेसिक आइडिया आ गया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स का। यहां तक आई होप सब बच्चों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई सवाल कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसके ऊपर आपके बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स, बहुत सारे रिएक्शंस आगे जाके हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें, और बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स, इन ऑल योर एंट्रेंस एग्जाम्स, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे। तो मेनली हम लोग 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी लेवल की भी अगर मैं बात करूं, मेनली 3 है। एक एक्स्ट्रा भी है कार्बीन, जिसका एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन नहीं है, जो सिर्फ जेई लेवल पे पूछा जाता है, थोड़ा बहुत नीट लेवल पे भी पूछा जाता है, ठीक है। और बेंजाइन और नाइट्रीन्स वगैरह तो एकदम प्रॉपर एडवांस लेवल के हैं, वो इतना ज्यादा उसको अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट वील ले डाउन द एंटायर बेस एंड देन एक्स्ट्रा थिंग्स वील डिस्कस एज एंड व्हेन वी आर गोइंग टू द एमसीक्यूज। ओके, चलो। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, पहला टाइप कौन सा है, कार्बोकैटायन। कौन सा है, कार्बोकैटायन। अब मुझे ये बताओ, कार्बोकैटायन ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैटायन सुन के कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। किस पे, कौन से एटम पे, कार्बन पे। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटायन, सिंपल। तो ऐसा आपका बहुत ही प्यारा सा आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। आप बोलेंगे ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, द अदर नेम फॉर कार्बोकैटायन इज कार्बोनियम। अदर नेम फॉर कार्बोकैटायन इज कार्बोनियम। याद रह जाएगा आपको, द वर्ड इयम लिटरली मीन्स, इयम शब्द कब यूज करते हो आप, पॉजिटिव। The word Em itself indicates that it is positively charged. Ammonium, hydronium, sodium, potassium. Em word ही तब यूज करते हैं हम लोग जब हमको पता है कि पॉजिटिव कैटायन यानी कैटायन बनने वाला है, ठीक है। इतनी तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। ओके, कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। How many electrons in the outermost shell of carbocation? Very very important direct MCQ question. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 electrons in the outermost shell. कार्बोकैटायन के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी क्लास 12 की जो हैलोजन डेरिवेटिव के चैप्टर की टेक्स्ट बुक है, स्टेट बोर्ड की भी, उसमें भी जो टेक्स्ट बैक के MCQs है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा, अब हाइब्रिडाइजेशन आप सब लोगों को मालूम है, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत घिस घिस के किया हमने। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकलेगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। कैसा निकलेगा, sp2। और इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, मैं आपको बताता हूं।
हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp2, क्योंकि sp2 में एक s और 2 p है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 खत्म, आ गया आंसर। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते तो आप क्या लिखते, sp3, है ना, सिंपल। ऐसा बहुत ही आसान तरीका है, 2 सेकंड में आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अच्छा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप ज्योमेट्री भी बता दीजिए बच्चों फटाक से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हो, या ट्राइगोनल प्लेनर इज द करेक्ट, मोर करेक्ट ऑप्शन और मोर करेक्ट टर्म, यू नो दैट, है ना। शेप की जगह शेप सही वर्ड है कि ज्योमेट्री सही वर्ड है? अच्छा यहां पर ज्योमेट्री और शेप सेम सेम क्यों है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होता तो डिस्टॉर्शन होता है ना, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको सिखाया हुआ है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो कार्बोकैटायन के बारे में ध्यान से एक बार पूरे स्क्रीन को, सारे पॉइंट्स को देख लो और अपने दिमाग में बिठा लो, रिपीट कर लो अपने दिमाग में फटाफट, टेक 30 seconds, repeat all the points. Carbon atom is positively charged, electron deficient. Carbon atom has how many electrons in the outermost shell, 6 electrons. What is the hybridization, sp2. What is the shape, trigonal planar. बहुत बढ़िया। तो बॉन्ड एंगल आपको सब कुछ पता चल गया, बॉन्ड एंगल भी मालूम पड़ गया 120 डिग्री, लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल 120 होता है, आपको पता है, यस और नो? ओके, अब स्टेबिलिटी, दिस इज गारंटीड क्वेश्चन इन एग्जाम, नो मैटर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे गारंटीड क्वेश्चन इन एनी एग्जाम, आप सीईटी दो, बिटसैट दो, जेई दो, मेंस दो, एडवांस दो, नीट दो, कोई भी एग्जाम देने जाओ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, खास करके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन पे मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं कि आपको गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है। जिस बच्चे को ये नहीं आता वो प्लीज पढ़ाई छोड़ दे, वो पढ़ने के लायक नहीं है, ये सीखो, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम कैसा है, बहुत सिंपल है, आपको याद क्या रखना है सीक्वेंस, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल। क्या है, क्या याद रखेंगे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। ऐसा क्यों है, कैसे है, मैं हर एक चीज आपको डिटेल में सिखाऊंगा, चिंता मत करो, बट ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। आपको रीजन नहीं भी याद है, भाड़ में गया, बट एग्जाम में क्वेश्चन आपको आंसर करने आना चाहिए, आंसर के लिए सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। क्या है सबसे स्टेबल, कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज अगर है तो सबसे स्टेबल टर्शरी है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। अच्छा मिथाइल को मैंने प्राइमरी के भी पीछे क्यों रखा, पहली बात ये बताओ, मिथाइल में एक ही कार्बन है बच्चों, वो और किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, तो अगर वो एक कार्बन से जुड़ा होता तो मैं उसको प्राइमरी बोलता, यहां पे वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक भी नहीं, तो इसको मैं 0 डिग्री कार्बन बोलना चाहिए ना टेक्निकली, तो ये प्राइमरी के पीछे आया, कॉमन सेंस, समझा कि नहीं समझा। बाय द वे आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ, ये थोड़ा हाई फंडू चीज है, बता दूं, आपको बहुत जगह पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है, इसको 0 डिग्री नहीं, इसको हम लोग सुपर प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी से भी पीछे है ना ये, इसलिए इसको हम लोग सुपर प्राइमरी बोलते हैं। पर जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म्स लिखते हैं तो इसको हम प्राइमरी की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब आइडियली यस प्राइमरी से भी बाद में आता है, और जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म्स आगे केमिकल काइनेटिक्स वगैरह के जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तब इसको हम लोग प्राइमरी की तरह ही ट्रीट करते हैं। क्या बात भेजे में जा रही है, यस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। तो हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, इन सब में पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हुए, ये बात भी पक्की है। अच्छा रियलिटी ये है, मैंने आपको ये बात कही कि इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल, ये मैंने कहा था ना कि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, चार्ज तो उनको पसंद नहीं है, उनको स्टेबल होना है, नहीं तो प्रोडक्ट क्यों बनते, प्रोडक्ट क्यों बनते हो, तो बोलते ना हाँ भाई मैं इंटरमीडिएट बन गया मैं खुश हूं, नहीं, उनको प्रोडक्ट बनने का शौक क्यों है, क्योंकि भाई वो इंटरमीडिएट बन के खुश नहीं है। बट इंटरमीडिएट्स में भी रिलेटिव कंपैरेटिव स्टेबिलिटी की बात करनी, किसकी बात करनी है, कंपैरेटिव स्टेबिलिटी, समझ रहे हो, कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, कि सारे इंटरमीडिएट्स एक जैसे नहीं होंगे, कोई थोड़ा कम स्टेबल होगा, कोई थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज द आइडिया। इसको इस तरह देखो कि ये कार्बन है,
ठीक है, हमारा हीरो कार्बन है, हमारी पिक्चर का हीरो कौन है? कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन का हुआ है ब्रेकअप, इस कार्बन का क्या हुआ है? ब्रेकअप। पहले केस में कार्बन के पास 3 अच्छे दोस्त थे जो उसको संभाल रहे, 3 अच्छे दोस्त थे। कौन? इन तीनों दोस्तों का नाम था मिथाइल 1, मिथाइल 2, मिथाइल 3। तो मिथाइल है वो अच्छे से उसको संभालेगा। कैसे संभालेगा? बोलेगा कि बॉस तेरे पास पॉजिटिव चार्ज है ना, तेरे को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, मैं देगा तेरे को इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा थोड़ा इसकी तरफ क्या करेगा? पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? कार्बन की तरफ थोड़ा थोड़ा पुश करेगा। तो मुझे बताओ कि अगर कार्बन के ऊपर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और 3 मिथाइल और तीनों उसको इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने डेंसिटी दे रहे इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या वो स्टेबल महसूस करेगा कंपैरेटिवली? यस। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने ऐसे बोला ना कि आप ऐसा समझो, कार्बन आपका हीरो, उसका हुआ है ब्रेकअप, जो आईफोन दिया था वो लेके गया, लेके गई, हाँ? और पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गई यहाँ पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बेचारे ने बॉन्डिंग करने के लिए दिए थे, शेयरिंग करने के लिए, वो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो लेके गया, है ना? अब ये तीनों मिथाइल ग्रुप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ये स्टेबल फील कर रहा है। बात समझी? ये सलमान भाई जैसे सलमान भाई को कटरीना छोड़ के गई विकी कौशल के पास, लेकिन उनके पास सोहेल खान, अरबाज खान, उनके सब 4 चमचे जो होते हैं ना, सलमान के पीछे नहीं खड़े रहते हमेशा, वो है, उसको संभाल रहे हैं, उसको टेंशन नहीं है। समझ में आई बात? अब दूसरे पे आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले के पास इधर एक मिथाइल है, इधर एक मिथाइल है, तो उसके पास 2 फ्रेंड्स हैं और तीसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खुद बेचारा एकदम मतलब खत्म आदमी है ना, उसके पास खुद के पास क्या है, वो गरीब आदमी, तो उसको कुछ नहीं। तो ये दोनों मिथाइल सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा उससे कम स्टेबल फील करेगा। अब आ रहा है दिमाग में? और अच्छे से बोलो हाँ या ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, स्टोरी बैठी दिमाग में? अच्छा, तीसरे में क्या होगा बताओ? एक ही मिथाइल है बच्चा लोग, और इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। क्लियर हुआ? और अच्छे से इस मिथाइल ने बोला अच्छा ठीक है भाई, वो बेचारा अकेला संभाल रहा है, नहीं संभाल रहा है वो। और लास्ट वाले में तो क्या, 3 खत्म, मतलब खत्म दोस्त है बेचारा, हीरो जो है उसके 3 एकदम कचरा दोस्त हैं यहाँ पे। कौन? 3 हाइड्रोजन। तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं दे पा रहे वो लोग, है ना? होता है ना, तुम्हारा एक ऐसा खत्म दोस्त तो होता ही है ना, कि तुम उसको बोलो मेरे लाइफ में एक्स प्रॉब्लम है, तो बोलेगा मेरे लाइफ में एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम है, तुमको हेल्प नहीं करेगा कभी। ये वैसा है, ठीक है? तो इस तरह से यहां पर जो है स्टेबिलिटी का फंडा क्लियर होता है। बात समझ में आ गई सब लोगों को? आपके दिमाग में और एक बात जानी चाहिए, और एक बात जानी चाहिए आपके दिमाग में थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ, कि सर हम लोग ये स्टेबिलिटी की बात कर ही क्यों रहे हैं, क्यों हम बात करें? तो समझो मैं आपको ऐसे कहूं कि एक मेरे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल था। कौन था? एक था, कौन था? एक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और एक मेरे पास था मिथाइल अल्कोहल। कौन था? एक मिथाइल अल्कोहल, है ना? अच्छा, तो मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में ऐसे बना देता हूं, समझो। ये है मेरा मिथाइल अल्कोहल। ध्यान से सुनना बच्चों, पूरी कहानी समझना, आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और मजे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब दोनों केस में होने वाला है ब्रेकअप, यानी कि कार्बन टू कार्बन, सॉरी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाला है, बरोबर है? दोनों केस में सेम चीज होने वाली है। दोनों केस में कार्बन टू ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और दोनों केस में क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लेके जाएगा चार्ज, तो OH पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, कौन इजीली, कौन आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ देगा या बॉन्ड को तोड़ देगा? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल? सोच के जवाब दीजिए, कौन आसानी से बॉन्ड को तोड़ने देगा? तो आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखो ना, आप कार्बन हो, आप हीरो हो पिक्चर के। अभी आपको पता है कि अगर ये OH जाएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 अच्छे दोस्त हैं मेरे को सपोर्ट देने के लिए, तो आई विल स्टिल बी स्टेबल। बोलो हाँ या ना? तो सलमान को पता है कटरीना गई, कोई बात नहीं, इसके पहले जरीन गई थी, उसके पहले ऐश्वर्या गई थी, क्या फर्क पड़ा? अपन मस्त है, अपने पीछे सोहेल अरबाज खड़े हैं ना, अपने को फुल सपोर्ट है ना, अपन गाड़ी चढ़ा देंगे लोगों पे, अपन ब्लैक बक मार देंगे, अपने को कोई कुछ नहीं करने वाला। समझे बात को? ठीक है, मेरा सलमान भाई का फैंडम निकल के आता है ना ऐसा एकदम खुल के। तो यहां पर
आप थोड़ा लॉजिकली देखो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा, कि आसानी से बॉन्ड ब्रेक करने वाला है टर्ड ब्यूटाइल। करेक्ट है, आप अग्री करते हो इस बात से? अब मैं इसको अलग तरीके से घुमा के आपको पूछता हूं, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को उठा के केमिकल काइनेटिक्स में लेके जाऊं, मुझे बताओ फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, टर्ड ब्यूटाइल या मिथाइल? कौन जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा? ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? क्या लगता है आपको? फर्स्ट वाला, क्योंकि वो जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा, वो बोलेगा अरे जा ना तू भाई, OH जल्दी लेके जा, कम एनर्जी में लेगा, मैं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मैं स्टेबल बनने वाला है। बोलो हाँ या ना? सो यहां पर आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहा है। वो स्टेबिलिटी के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, कौन जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, तो किसका रिएक्शन फास्ट होगा, किसका रिएक्शन आसानी से होगा, कौन कम एनर्जी में रिएक्ट करेगा। ऑल दोज फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले बिकॉज ऑफ दिस आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है? ये कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से डिटेल थियरी पे। तो कार्बोनियम कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ठीक है भाई, खुद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? न्यूक्लियोफाइल से। जब खुद इलेक्ट्रोफाइल है तो सामने वाला क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल से वो जोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा? ये कार्बोकैटायन ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेगा। तो लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? ऑफ कोर्स लुईस एसिड होगा। एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। सबसे अच्छा कौन है? टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अभी मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है ना। अब इसमें मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन बताऊंगा तो और मजा आएगा, ठीक है। एक और आगे आइडिया है, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये चीज आपको डायरेक्ट लिखी हुई नहीं मिलेगी कोई भी बुक में, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। खास करके अगर मैं जेई और नीट लेवल, ये थोड़ा हायर लेवल है, ठीक है। ये स्टेट टेक्स्ट बुक से तो मतलब औकात के भारी है, समझो। आप स्टेट टेक्स्ट बुक में देख लो ना अगर, तो स्टेट टेक्स्ट बुक वाला सिर्फ इतनी ही बात करता है, सिर्फ ये रेड वाली इतनी बात करता है। बट मैंने आपको पूरा डिटेल में लिख के दिया है, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, फिर डाईसाइक्लोप्रोपाइल, फिर ट्रोपाइलियम, फिर ट्राइफिनाइल, फिर डाइफिनाइल, फिर फिनाइल, फिर आपका एलाइल, फिर आपका टर्शरी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल और फिर वीनाइल। ये आपका कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर है। ध्यान से एक बार देख लो प्रॉपरली, ये जनरल ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन आपके पूरे इसमें कौन सा है? ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल। मतलब कि एक ऐसा कार्बन है प्लस चार्ज वाला और इसके ऊपर ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, यानी तीनों साइड पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, समझ रहे हो? साइक्लोप्रोपाइल, फिर डाईसाइक्लोप्रोपाइल। अब एकदम अच्छे से समझ में आएगा, देखो डाईसाइक्लोप्रोपाइल मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, जहां पे बेसिक है वहां समझ जाना हाइड्रोजन। फिर ट्रोपाइलियम, ट्रोपोन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद है? होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में ट्रोपोन, उसका ट्रोपाइलियम बनेगा। फिर ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल समझते हो, जिसमें तीन साइड पे क्या लगी हुई है? बेंजीन रिंग। तीन साइड पे क्या लगी हुई है? यहाँ पे बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, ये सबको मालूम है ना। फिर डाइफिनाइल मतलब एक बेंजीन रिंग कम कर दो। फिर फिनाइल, अकेला एक फिनाइल है। फिर एलाइल, इस कंपाउंड को अपन, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एलाइल, ALLYL। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना और लिखना। एलाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको आना चाहिए। एलाइल, देखो ये यहां से लेके यहां तक अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आप CET लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो या स्टेट बोर्ड लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज फाइन, ठीक है। दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, ठीक है, मतलब मेनली फॉर CBSE पीपल। ओके, मैं मतलब इतनी क्लैरिटी से सच बता रहा हूँ, कोई टीचर आपको नहीं इतना क्लियर कट बताने वाला, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। इतना क्लैरिटी से मैंने ये लिख के दिया, और ये कोई भी, ये आपको NCERT में भी ये पूरा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं दिया हुआ ये मैं एक्चुअली बैठ के बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लो जरा अच्छे से। तो एलाइल ये वाला ग्रुप है, फिर आता है आपका टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी ऑफ कोर्स, फिर मिथाइल, और फिर इस ग्रुप को बोलते हैं वीनाइल। क्या बोलते हैं इसको? वीनाइल।
विनाइल कार्बोकैटायन सबसे घटिया, सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। विनाइल कार्बोकैटायन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, और जिसमें साइक्लोप्रोपाइल आ जाए ना, साइक्लोप्रोपाइल, वो सबसे बढ़िया होता है। समझ रहे हो बात को? यस, ये आपको ऑर्डर जो है ध्यान में रखना है। जितना ये रेड में मैंने मार्क किया अलग से, आप उतना याद कर लो तो भी आपके लिए इनफ है बच्चों। क्या याद रखेंगे? इसका नाम क्या याद रखेंगे? एलाइल। इसका नाम क्या याद रखेंगे? विनाइल। बाकी आपको सब मालूम ही है, ठीक है। और अगर आप जेई के एडवांस लेवल वगैरह की बात करो तो, या अच्छे प्रॉपर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो पूरा आपको याद करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या होगा भाई? ऑब्वियसली कार्ब एनायन। कार्बोकैटायन हो गया तो दूसरा क्या रहेगा? कॉमन सेंस यूज करो, कार्ब एनायन रहेगा। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर एक बहुत मेजर ब्लंडर मारते हैं, वो ब्लंडर ना हो इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है ना। ब्लंडर आपको नहीं करना है। देखो, ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चौथा लोन पेयर, बरोबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सब बच्चों को? चाहिए तो मैं जूम कर देता हूं आपके लिए, जूम करके दिख रहा होगा अभी, बहुत बढ़िया है ना। आप एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और लोन पेयर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं, डेढ़ छाना नहीं बनना है। क्या दिमाग लगाते मालूम है सर? एक दो तीन चार बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या नेगेटिव चार्ज मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं भैया, कार्बन एट द मोस्ट बाहर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा? थोड़ा बुद्धि लगाइए, 8 ही इलेक्ट्रॉन ना, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो यहां पर ये जो माइनस चार्ज है, इसका मीनिंग क्या है जरा समझेंगे आप लोग? ध्यान से देखिए, ये बहुत बेसिक चीज है बट बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए बता रहा हूं आपको, हाँ, ताकि आप वो मिस्टेक नहीं करो। मुझे बताओ, कार्बन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? 4। इसके सामने एक बॉन्ड, इसके सामने एक, इसके सामने एक, ऐसा बना दिया मैंने। तो ये एक बॉन्ड कंप्लीट हुआ, ये दूसरा कंप्लीट हुआ, ये तीसरा कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ रही है? अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे आपको दिखेगा ना, और वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही वो नेगेटिव चार्ज पैदा कर रहा है। समझ गए बात को? ऐसा है वो। आपको ये दो और ये एक, तीन मिला के ऐसा नहीं लिखना है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए क्लियर कर रहा हूं बात को, ठीक है ना। तो कितना है? एक ही नेगेटिव चार्ज, दैट्स इट। तो कभी कभी मैं ऐसे भी बना दूंगा, मतलब आप लोन पेयर समझ जाएंगे, ठीक है। या कभी मैं सिर्फ ऐसे भी बना दूंगा C-, तो भी आप समझ जाएंगे कि दोनों केस में कार्ब एनायन की ही बात हो रही है। क्या ये बात समझ में आई? बढ़िया, ओके। कैसा है नेगेटिवली चार्ज? वाह, रॉकेट साइंस, दिख रहा है ना, अंधे थोड़ी हो, नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी दिख रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में? अभी क्लियर करके बताया कितने हैं? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर। कितने हैं? 8। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा चलो बताओ? एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और एक लोन पेयर। 1 2 3, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ऐसा मैंने सिखाया ना आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में, याद होगा। 4 मतलब sp3। अच्छा, लेकिन दिस इज sp3 विद 1 लोन पेयर, राइट? तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री वाज टेट्राहेड्रल, बट रियल में क्या निकल के आएगा? क्या इसको मैं कंपेयर करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये सिमिलर टू अमोनिया दिखने वाला है, अमोनिया के जैसा दिखेगा। यस, एक्सपेक्टेड तुमको टेट्राहेड्रल था, बट असल में शेप, बिकॉज लोन पेयर है तो डिस्टॉर्शन होता है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी रामायण सिखाई थी, याद है ना केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। भूल गए क्या नाम है? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ज्योमेट्री क्या थी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। भेजे में गया, बोलो हाँ या ना। बढ़िया। sp3 है, एक लोन पेयर है, 3+1 का कॉम्बिनेशन है, हेंस द शेप इज पिरामिडल। सो पिरामिडल शेप। क्या करेगा? डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑफ कोर्स यार। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है। डोनेट करा तो लुईस बेस है या लुईस एसिड है? लुईस बेस है। जैसे कि एग्जांपल मिथाइल कार्बन है। क्या यहां पर भी स्टेबिलिटी की बात करनी है? हाँ। अच्छा, कॉमन सेंस यूज करना है, कार्बोकैटायन की उल्टा स्टेबिलिटी हो जाएगी। वहां पे टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल था, यहां पे क्या होगा? दिमाग लगाइए बच्चों, यहां पर मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा,
यहाँ पर मिथाइल सबसे स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब एक बार ऐसे पढ़ लिया तो कितना इजी लगता है कि हाँ सर ये तो आ जाएगा हमको, है कि नहीं। देखो इसमें जरा इसकी कंडीशन समझो, इसकी फितरत समझो। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तुम्हारे पास नेगेटिव, तुम नेगेटिव फील कर रहे हो, अगेन वही लॉजिक ना, सलमान भाई अभी नया नया ब्रेकअप हुआ, नेगेटिव फील कर रहे हैं बेचारे। अब इसके जो 3 दोस्त है, इनका तो काम, इनको एक ही चीज आती थी क्या, हाँ इनको एक ही चीज आती कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ पुश करेंगे। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो मतलब नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। अगर तुम कार्बन हो और तुम पॉजिटिव फील कर रहे हो और तुमको वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो तुम स्टेबल फील करो। यहाँ पे गड़बड़ ये है कि तुम नेगेटिव फील कर रहे हो और ये तुम्हारे दोस्त जो है बदमाश, ये बाज नहीं आ रहे, ये तो फिर भी क्या कर रहे हैं, तुमको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तुम्हारे पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, तो जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था वो और ज्यादा बिल्डअप हो गया। देखो केमिस्ट्री का एक सिंपल लॉजिक है कि तुमको चार्ज चाहिए क्या, तुमको चार्ज नहीं चाहिए। चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी खत्म है, समझो। लाइफ में चार्ज नहीं मांगता है, लाइफ में न्यूट्रलिटी चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको स्टेबलाइज, उसको काउंटर करना है। क्या करना है, काउंटर। तो अगर कार्ब एनायन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप से अटैच कर दूं जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इसके लिए अच्छा होगा, यस और नो। क्या ये बात समझ में आई। और एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल, ये जो है ना मिथाइल, एल्काइल ग्रुप, ये कैसे है बच्चों, ये हमेशा डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं ये, एल्काइल को और कुछ आता ही नहीं है, एल्काइल को क्या है, डोनर ग्रुप। तुम लोग मेरा नाम याद रखो, मेरा नाम सबको मालूम है ना, क्या नाम है, सबको मालूम है ना, अंकित दुबे। AD ऐसा याद रखो, एल्काइल ग्रुप, डोनर ग्रुप, सिंपल इजी। बोलो हाँ याद, याद रहेगा, एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप है। अब क्लियर हो गई बात एकदम बढ़िया तरीके से बच्चों। तो आपको यह समझ में आया कि टर्शरी वाला क्यों खराब है, क्योंकि टर्शरी वाले पे पहले से नेगेटिव चार्ज था और 3 एल्काइल ग्रुप आके और उसको बोले ले ठूस और नेगेटिव चार्ज ले, तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। समझ गए। अब यहां पर मिथाइल को एडवांटेज मिल गया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे ना, वो नहीं दे रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा चल मेरे पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, कम से कम ये और परेशान तो नहीं कर रहे, है कि नहीं। क्लियर हो गई बात, बढ़िया। वैसे ही सेम तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बन आयंस देखेंगे, तो यहां पर देखो बहुत सारे आपके पास वेरिएशंस आ जाते हैं, बहुत सारे। बट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो उल्टा है ऑफ व्हाट वी लर्न फॉर कार्बोकेटायन, है ना। देखो अगर आपके पास एल्काइन था, क्या था, बहुत ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस के हिसाब से। अगेन मैं नीट और जेई के हिसाब से बोलूं तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और मैंने सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए। आप खुद उठा के देख सकते हो, मेरी बात पे भरोसा नहीं तो गूगल करके देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे मेरी बात पे भरोसा है, आई नो। अच्छा, अगर आप देखेंगे बच्चों यहां पर एल्काइन था, क्या था यहाँ पे, एल्काइन, ध्यान से सुनना, एल्काइन था, यस। जब एल्काइन पे नेगेटिव चार्ज आए तो वो ज्यादा स्टेबल है, रादर देन एल्कीन पे नेगेटिव चार्ज आए तो वो उससे थोड़ा कम, और एल्काइल यानी एल्केन का जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो वो उससे थोड़ा कम स्टेबल है। बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे आ रहा है तो एल्काइन का मोस्ट स्टेबल, फिर देन एल्कीन, देन एल्केन, यस। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक भी समझिए बच्चों। यहां पर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp, ये मैंने सिखाया आप लोगों को। 3 C ट्रिपल बॉन्ड सी मतलब sp, C डबल बॉन्ड सी मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और सिंगल बॉन्ड वाले तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। क्या ये सबको मालूम है। अब जरा लॉजिक समझना, sp वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला, sp वाला, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 वाला होता है, फिर उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 वाला होता है। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझो, कि मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है, sp, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, sp2, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, sp3। अब थोड़ी सी मेरी बात को समझना बच्चों, खुद को उस जगह पे रख के देखो, तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हो, क्या हो तुम, खुद तुम क्या हो, कैसे स्पीशीज हो, बोलो,
इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हो, तो तुम्हारी पसंद, तुम्हारी प्रेफरेंस क्या होगी? नेगेटिव चार्ज कैरी करना कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करना? तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ना, किस चीज की तुमको ये है, हवस है, क्या चाहिए तुमको? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ना, तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मींस तुमको क्या पसंद है? नेगेटिव चार्ज पसंद है कि नहीं? जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव को कौन पसंद है? नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं? सो एसपी वाले को नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको, वो खुश है, वो बोलेगा हाँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मेरे को नेगेटिव चार्ज मिला, मैं स्टेबल। बोलो हाँ या ना? अब समझ में आया? क्योंकि एसपी वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो वो नेगेटिव चार्ज पाकर स्टेबल फील कर रहा है। यस और नो? अच्छे से समझो, डिटेल में समझो। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोला मैंने गधे बच्चों? sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। क्या ये बात से आप कन्विंस्ड हो? समझ में आया? इसके पीछे भी लॉजिक है, इसका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है। sp में 50% s कैरेक्टर है इसमें, क्योंकि दो ही सब ये थे ना ऑर्बिटल, उसमें से एक s था, 50%। यहाँ पे 3 में से थे तो 33.3% और यहाँ पर 25%। अब और क्लियर हुआ? अच्छा, ये बोलता है कि भाई sp वाला नेगेटिव चार्ज लेकर स्टेबल फील कर रहा है। यस, तो इसीलिए एल्काइन में मोस्ट स्टेबल, फिर उससे थोड़ा कम sp2 वाला और उससे थोड़ा कम sp3 वाला। एकदम क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? बढ़िया। यस। फिर आता है एलाइल एंड बेंजाइल। अभी वहां पर याद है एलाइल जो है कार्बोकैटायंस में, ठीक है, वो भी एक जगह यूज किया था हमने, एलाइल और विनाइल को कंपेयर किया था, है ना? वैसे यहां पर भी एलाइल है और बेंजाइल भी है। बेंजाइल का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, बेंजाइल। हाँ, एलाइल और बेंजाइल। देखो ये आपका एलाइल है, ये क्या है? ये आपका एलाइल है, ओके। और ये एलाइल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्या है एलाइल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान से देखना जरा। अगेन मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। जूम कर दिया, दिख रहा है सबको? यस, देखो ध्यान से। यहां पर मैंने इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया और नेगेटिव चार्ज को यहां शिफ्ट कर दिया। ये कार्बन ने क्या किया? जैसे मैंने आपको टॉटोमेरिज्म में सिखाया था, याद है? पिछले हमने आइसोमेरिज्म में सीखा था टॉटोमेरिज्म, याद है सब बच्चों को? पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह लेके गए और नेगेटिव चार्ज एक जगह लेके गया। सेम में देखो, तो ये नेगेटिव चार्ज अभी इस पे आ गया और पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। क्या ये दिख पा रहा है आप लोगों को? ये जो शिफ्टिंग है इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप रेजोनेंस बोलते हो। क्या बोलते हो शिफ्टिंग को? रेजोनेंस। तो जहां पर रेजोनेंस होगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है। यस और नो? मैंने क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले कि आपका पूरा फंडा क्या है कि चार्ज को आपको डिफ्यूज कर देना है, चार्ज नहीं रहने देना एक जगह पे। चार्ज को क्या कर देना, या तो चार्ज को कम कर दो या चार्ज को फैला दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यस और नो? तो रेजोनेंस होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस बोलो यस या नो? यस। तो जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल होगा, जैसे कि एलाइल ग्रुप में, ये एलाइल ग्रुप था, इसका नाम भूलना मत। ये ग्रुप का नाम क्या है? एलाइल ग्रुप। तो एलाइल ग्रुप में रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना? सेम में आपका बेंजाइल जो है, अगर एक बेंजाइल है या 3 बेंजाइल है, आपको ऐसे दिखना है, तो भाई बेंजाइल क्या करेगा? बेंजाइल सॉरी आपका फिनाइल ग्रुप जो है वो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच के अपने रेजोनेंस में डाल देगी। तो इसके लिए क्या होगा भाई? 3 बेंजीन रिंग है तो ये क्या करेगी? ओवरऑल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देगी। क्या ये बात समझ में आई? यस। एक बेंजीन रिंग है तो थोड़ा कम स्टेबल, फिर उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल 2 बेंजीन रिंग, उससे ज्यादा स्टेबल थोड़ा 3 बेंजीन रिंग का फंडा है। क्योंकि बेंजीन रिंग भी बेसिकली क्या कर रही है? रेजोनेंस कर रही है। सिंपल, ओके। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, है ना? अब यहां पर क्लियरली देखो जरा, प्लीज समझो। एक एग्जांपल दिया हुआ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ। ये जो OCH3 ग्रुप है ये डोनर ग्रुप है। ये क्या है? OCH3 ग्रुप ये डोनर ग्रुप है। और ये NO2 ग्रुप जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना? तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा और डोनर ग्रुप कौन सा है। उसके ऊपर भी हम आएंगे कि कौन से वाले ग्रुप्स विड्रॉइंग या डोनर एक्शन दिखाते हैं, और उसके ऊपर आप जज करोगे कि स्टेबिलिटी कैसी होने वाली है किसी भी इंटरमीडिएट की। यस। तो अभी तक हमको ये समझ में आ गया
ठीक है, अभी जरा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो आपने अभी तक किया। हमने ये देखा कि हमारे पास इंटरमीडिएट्स में क्या क्या हुआ अभी बताओ। एक हमारे पास आ गया कार्बोकैटायन, यस। दूसरा हमारे पास आ गया कार्ब एनायन, है ना। बाय द वे ये दोनों किससे बने थे याद है? हेट्रोलाइटिक फिशन से बने थे, है ना। कैसे बने थे? हेट्रोलाइटिक फिशन से। और होमोलाइटिक फिशन से क्या बना था बच्चों, याद होगा, अभी किया था हमने, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बना था होमोलाइटिक फिशन से? कार्बन फ्री रेडिकल। दैट इज योर नेक्स्ट इंटरमीडिएट, कार्बन फ्री रेडिकल। सबको समझ में आ रही है बात? आई होप सो, यस। अब मुझे बताओ, कार्बन फ्री रेडिकल पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन को खुद का ही इलेक्ट्रॉन मिला था, एक्स्ट्रा तो कोई मिला नहीं था, ना उसका कोई इलेक्ट्रॉन गया था। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं? कार्बन फ्री रेडिकल में क्या हुआ था कि जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन डॉट प्लस कार्बन डॉट, मतलब जो उसने इलेक्ट्रॉन दिया था, कंट्रीब्यूट किया था कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग में, उसको वही इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया बॉन्ड तोड़ के, यस और नो। यानी उसका कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं, कोई उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया नहीं। तो क्या उस पर कोई चार्ज आएगा क्या? लॉजिकली सोच के बताओ। कोई भी चार्ज नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली देयर इज नो चार्ज। कार्बन फ्री रेडिकल पे क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? पर उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक सिंगल क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई भी चार्ज नहीं है पर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बात आपके भेजे में गई? यस और नो? यस। दे आर हाईली रिएक्टिव, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ऑड नंबर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने ऑक्टेट के इसमें भी देखा था, आपको याद होगा। तो मैंने इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट और ऑड नंबर वाले बताए थे। इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? कितने बाहर के शेल में? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। एंड दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो ऑक्टेट के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए, यस और नो? ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन अभी भी उसको जरूरत है। एक देखो, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ कैसे क्या क्या याद रखना है। इस पैराग्राफ में से क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे आप बच्चों? पहली बात, कार्बन फ्री रेडिकल पे नो चार्ज, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है मिथाइल फ्री रेडिकल का। मिथाइल फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp2। और कौन से इंटरमीडिएट का sp2 था? ऑलरेडी देखा हुआ, कार्बोकैटायन का कि कार्ब एनायन का? कार्बोकैटायन का ऑलरेडी हमने sp2 देखा हुआ है, तो सिमिलर हो गया। अब यहां पर जरा ऑब्जर्व करो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात कर रहा हूं। अगेन आप देखोगे तो मैंने यहां पर आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसा ड्रॉ करके दिखाया, दिख रहा है? अपवर्ड एरो वाला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सबको? यस, बढ़िया। तो यहां पर भी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल अगर आप देखो तो ट्राइफिनाइल, बेंजाइल, एलाइल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, विनाइल, ये जो ऑर्डर है ये किससे बहुत सिमिलर, मिलता जुलता दिख रहा है आपको? कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल हैव द सेम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये तो बेस्ट हो गया ना, आपके पास 3 ही इंटरमीडिएट है एक तो, और 3 में से 2 का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है। क्या ये बेस्ट नहीं हो गया? बहुत इजी नहीं हो गया आपके लिए? यस और नो बच्चों, है कि नहीं? 3 फिनाइल ग्रुप होते, तीनों बेंजीन रिंग मिलकर क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं रेजोनेंस में। या तो एक बेंजाइल या तो एलाइल, बेंजाइल और एलाइल में रेजोनेंस होता है, मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। और टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल और विनाइल सबसे घटिया। क्या ये बात एकदम इजीली समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, सब कुछ मालूम पड़ गया इजीली। और सेम टू सेम मैंने ये बनाया, बस प्लस चार्ज की जगह यहाँ पे डॉट 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 बनाए हुए, खत्म, एकदम बढ़िया। बोलोगे हाँ। ये है, एक है बात कार्बीन्स की। ये आपके पूरे सिलेबस पे, अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं तो आपको सिर्फ एक रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन, जो अल्कोहल फिनॉल चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड का, उसमें ये एक आपका इंटरमीडिएट बनता है, कार्बीन इंटरमीडिएट कहते हैं इसको। एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं है, तो इसीलिए नीट के ऑफिशियल सिलेबस में इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। बट एक कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा सा 2
2 ही स्लाइड्स मैंने बनाई है छोटी सी, आप अच्छे से एक बार देख लो, समझ लो, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सीईटी वाले बच्चे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, नीट और जेई वाले बच्चे इसको अच्छे से देख लेंगे तो ज्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है, ठीक है ना। चलो, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, कार्बिन की 2 वैरायटी, नाम क्या याद रखेंगे, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, पीएचडी नहीं करनी कार्बिन में, ठीक है ना। वैसे तो बहुत कुछ है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखने के लिए, बट इसमें बेसिक जो चीजें बता रहा हूं उतनी याद कर लेना। कार्बिन की 2 वैरायटी कौन सी सारे बच्चे बोलेंगे, पहली सिंगलेट और दूसरी ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले मैं सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहा हूं, काफी सिंपल, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन में 2 नॉन बॉन्डिंग, अच्छा कार्बिन का मतलब क्या, जरा ये भी समझ लो, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कौन से इंटरमीडिएट सिखाए, देखो मैंने आपको कार्बोकैटायन पढ़ाया, आप बोलोगे हाँ। मैंने आपको कार्ब एनायन पढ़ाया, यस। मैंने आपको कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, है ना, ये भी। और कार्बिन में ना कार्बन के पास लोन पेयर होता है, क्या होता है कार्बिन में, कार्बन के पास लोन पेयर। अब कुछ बच्चे ये आर्ग्यू करेंगे कि सर आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि यहां पर भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, है कि नहीं। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जरा ये समझते हैं, ओके, समझ में आ रही बात, आई होप। तो कार्बिन में और आपके कार्बन एनायन में क्या फर्क है, कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंगलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बच्चों, sp2, और कार्बन एनायन का क्या था, sp3 था, है ना। कार्बन एनायन का क्या था, sp3। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि नहीं। अभी sp2 है तो कैसा है, प्लेनर है, sp2 है तो क्या होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, कॉमन सेंस प्लेनर ज्योमेट्री। अगर ट्रिपलेट कार्बिन है तो उसमें क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में, यहां पर सेम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एज अ लोन पेयर। और ट्रिपलेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 है, समझ रहे हो। बट फर्क क्या देखना, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल में। क्या ये बात भेजे में गई, यस, काफी क्लैरिटी से समझ में आ गया, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बिन को हम लोग बायोवैलेंट रेडिकल या बाय रेडिकल भी कहते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए बाय रेडिकल, बाय फ्री रेडिकल, क्योंकि 2 फ्री रेडिकल की तरह वो काम कर रहा है। ट्रिपलेट कार्बिन में sp हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुई बात, ठीक है। और अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए, डायग्रामेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो एकदम इजी, मजा आ जाएगा, अब बोलोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया, समझ गया। देखो ये आपका कार्बन एटम है, ये क्या है, कार्बन एटम। ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में बनाया ना मैंने, तो इसको क्या बोलूंगा, सिंगलेट, एकदम इजी, सिंगल, समझ गए, इजी है कि नहीं बच्चा लोग। सिंगलेट मतलब एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहां पर अलग अलग ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कार्बिन। ये हो गया आपका सिंगलेट कार्बिन और ये हो गया आपका ट्रिपलेट कार्बिन। क्लियर। ये आपको बहुत रेयरली देखने मिलता है, जैसा मैंने कहा जेई और नीट के हिसाब से, एटलीस्ट इवन स्टेट बोर्ड में भी राइमर टाइमन रिएक्शन तो सबको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट स्टेट बोर्ड लेवल पे उसका मैकेनिज्म आपको कोई नहीं पूछता। एनसीईआरटी लेवल पे आपको इसका मैकेनिज्म पूछते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है, क्या नाम है उसका, राइमर टाइमन रिएक्शन, जिसमें कार्बिन का आपको इंटरमीडिएट देखने मिलता है। वैसे और भी रिएक्शन है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, इसलिए इसका नाम बता रहा हूं, सबको याद रखना ही है। क्लियर हो गई बात सबको, कार्बिन क्लियर, सिंपल। कार्बिन के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जैसा मैंने कहा ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद कर लेना है। सिंगलेट में sp2, ट्रिपलेट में sp। ओके, इन जनरल ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, ठीक है ना। लास्ट पार्ट, दैट इज वील फिनिश इट ऑफ फटाफट। लास्ट पार्ट है आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, हमने होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फ्यूजन पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ लिए। अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। उसमें सबसे पहला इफेक्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन, किसी चीज का इंड्यूस करना, इंड्यूस करना मतलब क्रिएट करना, किसी में एक इफेक्ट आप क्रिएट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही तो उसमें मैग्नेटिज्म भी आ गया, आपने मैग्नेटिज्म क्रिएट किया ना, तो इंडक्शन।
क्लियर? 3 इडियट्स अगर आप लोगों ने देखी होगी, उसमें वो पूछता है ना राजू रस्तोगी को, हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? इंडक्शन फिजिक्स में बहुत यूज होता है. ओके, देन यू हैव इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. नोट करना, मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखा हुआ है, मैंने ब्रेकिंग या मूवमेंट या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा है. ध्यान से समझना, है ना? मतलब बॉन्ड है या बॉन्ड टूट गया है? बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो गया है? बॉन्ड है. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, याद होगा, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था ना, मैंने फ्लोरीन का एग्जांपल दिया था. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड होंगे टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यस बच्चों, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसको आप बोलते हो इंडक्टिव इफेक्ट. कितना इजी है, बोलो हाँ या ना? यस, इसको आप क्या बोलते हो? इंडक्टिव इफेक्ट. जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखे तो थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाता है. एटम, द मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. समझ में आया? यस और नो? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. कैसा है ये? परमानेंट. अगेन 3 इडियट्स सबने देखी है ना, उसमें लाइब्रेरी नहीं होता, दुबे मेरा ही नाम है, लाइब्रेरी होता है जो स्पीच लिखता है, वो आके बोलता परमानेंट हो सर. उसके ऑफिस में आके बोलता है ना बोमनी रानी क्या. तो वैसा यहाँ पे ये कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है. कैसा ये? परमानेंट. तुम लोग मेरा मीम ही बना डालोगे मेरे को लगता है. हाँ? तो यहाँ पर परमानेंट इफेक्ट जो है वो, वन ऑफ द परमानेंट इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है. कैसे होगा? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होगा. डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और ये पोलैरिटी जो डेवलप होगी उसको आप इंडक्टिव इफेक्ट बोलोगे. आप सोचोगे कि सर ठीक है, इतना आप पका रहे हो, इसका यूज क्या है, क्यों चाहिए? तो भैया ये ऐसा यूज ये है, समझो जरा. हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको यूज चाहिए ना. अगर आप देखो कि समझो मेरे पास इस तरह से ऑलरेडी एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग ये आसान हो जाएगी ना. बॉन्ड ब्रेकिंग आसान हो जाएगी क्योंकि फ्लोरीन वैसे भी झगड़ा करके, मतलब बोलते हैं ऑलमोस्ट अपनी तरफ तो उसने वैसे भी खींच ही लिया है, बस थोड़ा सा ये करने का जरूरत है और टक टूट जाएगा. समझे कि नहीं समझे? तो इससे आपको इंडक्टिव इफेक्ट से फायदा क्या होगा? आपको पता चलेगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद किसको पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है और किसको नेगेटिव चार्ज मिलने वाला है. क्या ये बात भेजे में गई? यस, ठीक है. इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि उसका जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ में कम होते जाता है ना. सबने वो बीरबल वाली कहानी तो सुनी है ना कि आग के नजदीक जितना, वो एक आदमी होता है जिसको वो लोग नदी में खड़े रहने बोलते हैं पूरी रात, है ना, और वो आग से थोड़ी दूर पे रहता है, तो उसको वो ऐसे क्लेम करते हैं कि बॉडी को हीट मिल रही थी आग से, है ना. तो बीरबल फिर वो खिचड़ी बनाता है ना. एक कहानी आप सबने सुनी होगी बचपन में, नहीं सुनी होगी तो जाके गूगल कर लेना, बीरबल की खिचड़ी. ठीक है, वो कहानी नहीं सुनाने बैठने वाला. कहने का अर्थ ये है कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना आपको जो इसका इफेक्ट है वो कम महसूस होगा. क्लियर? तो अगर ये क्लोरीन है तो इसको इस कार्बन के ऊपर इफेक्ट दिख रहा है, तो सेकंड थर्ड कार्बन के बाद इसका इफेक्ट दिखना बंद हो जाता है ना. तो फर्स्ट पोजीशन पे जो डेल्टा 1 है, सेकंड पे डेल्टा 2 है, थर्ड पे डेल्टा 3 है, तो डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 3. क्या ये बात समझ में आई? धीरे धीरे इफेक्ट जो है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इफेक्ट वीक हो जाएगा. यस और नो? यस, बढ़िया. इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का है. कॉमन सेंस यूज करो जरा. इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का ही होगा ना यार. कौन सा वाला? एक प्लस आई और एक दूसरा माइनस आई. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस आई, वो तुम्हारे को इंडक्शन कर रहा है. कैसा इंडक्शन कर रहा है तुम्हारे ऊपर? नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन कर रहा है तुम्हारे ऊपर. करेक्ट? तुमको डोनेट कर रहा है यानी कि तुमको क्या कर रहा है वो? नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन कर रहा है तुम्हारे पास. सही बोल रहा हूं? और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? तुमसे नेगेटिव चार्ज लेके भाग रहे हैं, लेके जा रहे हैं, है कि नहीं? तो कौन सा ग्रुप डोनेटिंग है, कौन सा ग्रुप विड्रॉइंग है? थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल में ये यूज भी किया था ना. मैंने कहा था NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप है. याद है सबको? ये रिलीजिंग मतलब यहाँ पे डोनर, रिलीजिंग मतलब डोनर. तो आप डोनर ग्रुप को क्या बोलोगे? आप प्लस आई ग्रुप बोलोगे. डोनर ग्रुप को क्या बोलोगे? प्लस आई. और विड्रॉइंग ग्रुप को आप क्या बोलोगे? माइनस आई. बात समझ में आई?
यस और नो? यस। तो आपको ये सारे ग्रुप्स लर्न करने, आपको मालूम होने चाहिए एग्जांपल्स, बट ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल आपको लॉजिक बता देता हूं। आप पहचानोगे कैसे कि कोई ग्रुप जो है वो या तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे ग्रुप 15, 16, 17 का है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हैलोजन। ये तो क्लियर है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं, कॉमन सेंस बोलो हाँ, है ना, पीरियोडिक टेबल झकतोड़ी मारी है, सीखे है ना। ग्रुप 15, 16, 17 कैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस और नो? तो यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन जो है वो तो ऑलरेडी लेंगे। अगर उसके अलावा आपको कोई ऐसा ग्रुप मिलता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, क्या है बच्चों, देखो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर फंक्शनल ग्रुप में कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है जो मैं बना रहा हूं, यस और नो? तो वो भी सारे के सारे विड्रॉइंग ही होंगे, वो भी सारे के सारे कैसे होंगे, विड्रॉइंग होंगे। इसलिए आपको समझा कि थोड़ी देर पहले मैंने फिनाइल रिंग को यानी बेंजीन रिंग को मैंने विड्रॉइंग ग्रुप क्यों कहा था, क्योंकि उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, यस और नो? कॉमन सेंस, बात समझ में आ गई? तो आपको ऐसा तो डर नहीं है कि मेरे को रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है, मैंने लॉजिक सिखा दिया, 2 सेकंड में याद हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस गधे बच्चों। और एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप है, आप तो वो तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया, मेरा नाम याद रख लेना, मैंने क्या बोला, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, कोई भी हो, एल्काइल ग्रुप हमेशा कैसे हैं, डोनर ग्रुप्स हैं। क्या ये बात आपके भेजे में गई? यस। तो इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप, प्लस आई और माइनस आई। अगर इंडक्टिव इफेक्ट समझोगे तो ही कार्बोकैटायन कार्बोनायन की स्टेबिलिटी बता पाओगे। अब और अच्छे से समझा कि टर्ड ब्यूटाइल को मैंने क्यों बोला था, याद है ना? मैंने क्या बोला था कि देखो एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। और क्लैरिटी से समझ में आया? यस। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ये भी दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है। ऑक्सीजन, फिर कार्बोक्सिलेट ग्रुप, फिर टर्ड ब्यूटाइल, फिर ये आपका आइसोप्रोपाइल, फिर एन प्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मीथाइल, फिर एन आर यानी कि टर्शरी अमाइन, फिर ओ एस ई, फिर सल्फ एस, और फिर वापस आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हुआ है शायद, आई गिव यू आई करेक्ट दिस एंड देन पोस्ट इट अगेन। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक प्रिंटिंग एरर हुआ है, इसमें सेम डाल दिया है, ठीक है। आई करेक्ट दिस एंड पोस्ट इट अगेन। डू नॉट सिट एंड रट्टा मारो दिशा, ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। अगेन मैंने बताया आपको बहुत ही कॉमन सेंस सिंपल तरीके से आपको याद रख लेना कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, देखो सारे एल्काइल ग्रुप है कि नहीं? एल्काइल ग्रुप्स के हिसाब से तो आप इजीली जज कर सकते हो कि भाई कौन से डोनर होंगे। प्लस आई इफेक्ट मतलब डोनर ग्रुप्स, और माइनस आई का मैंने आपको ऑलरेडी फंडा बता दिया। क्या है माइनस आई का इफेक्ट फंडा? कि जितने भी ऐसे ग्रुप्स है जहां पे आपको मल्टीपल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, जैसे कि साइनाइड, नाइट्रो, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है ना, देखो ये रहा अल्डिहाइड। फिर कीटोन, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ होता है। फिर एसिड, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है। तो ये सारे आपके कैसे हैं, ये माइनस आई वाले इफेक्ट के ग्रुप है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कॉमन सेंस अगेन। फ्लोरीन मैक्सिमम बेटर विड्रॉइंग है क्योंकि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सबसे खराब विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर हो गई बात? दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको आप बोल सकते हो एक टेम्पररी इफेक्ट है। क्या है ये? टेम्पररी इफेक्ट। ये वन ऑफ द ओनली टेम्पररी इफेक्ट्स है जो आपके सिलेबस में, बाकी सारे परमानेंट ही है। ये बहुत सिंपल, ये सबसे चिंदी रूल है, सबसे सिंपल इफेक्ट है कि जब भी आप रिएजेंट लेके आओगे, क्या लेके आओगे? रिएजेंट। जब भी आप रिएजेंट लेके आओगे तब ये मल्टीपल बॉन्ड्स को तोड़ेगा। ये इफेक्ट क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली टूटते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कब ब्रेक होते हैं? जब रिएजेंट आता है। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा रिएजेंट अटैक करेगा? कॉमन सेंस यूज करना जरा बताना, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? कौन सा रिएजेंट इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल, सीधी बात है भाई, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कमी है उसके पास। तो इसीलिए क्या होता है कि उसके प्रेजेंस, अच्छा ये अपने आप होता है क्या? नहीं, जब रिएजेंट आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसलिए टेम्पररी है। अगर हमेशा होता तो ये परमानेंट होता ना, यस और नो? बहुत सिंपल। तो इसमें बस एक ही चीज याद रखना, इलेक्ट्रोमेरिक मतलब
रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा और ये टेम्पररी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा है इथीन, इथीन में एक रिएजेंट ने अटैक किया अगर रिएजेंट नहीं रहेगा तो वो इथीन रहेगा, रिएजेंट आ जाएगा तो वो बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करके एक साइड कर देगा। क्लियर हो गई बात? तो इंडक्टिव और इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक का आपको डिफरेंस जो मैंने पूरा अभी डिटेल में समझाया वो आपके स्क्रीन पे है, सब फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो, सिंपल है ना। सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है तो इंडक्टिव है और मल्टीपल बॉन्ड्स में हो रहा है तो इलेक्ट्रोमेरिक है। ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है। यहाँ पर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर रिएजेंट की वजह से हो रहा है। बहुत ही अच्छे से आपको चार्ट फॉर्म में मैंने बना के दे दिया। क्लियर है? इंडक्टिव वाला जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, इलेक्ट्रोमेरिक वाला जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। सो दैट इज योर इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, इंडक्टिव को आप आई से रिप्रेजेंट करोगे, इलेक्ट्रोमेरिक को ई से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, कुछ बेसिक एमसीक्यूज हम बात कर लेते हैं फटाफट। होमोलाइटिक फिशन में कैसे टाइप का ब्रेकिंग होता है बॉन्ड का बच्चों? सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल या बोथ? होमोलाइटिक में ऑफ कोर्स द आंसर इज सिमेट्रिकल, ऑफ कोर्स, है ना। सेकंड, कार्बोकैटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3, sp2, sp या sp3d? ऑफ कोर्स आंसर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी हमने सेम डिस्कस किया। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? टेम्पररी है, परमानेंट है, बोथ है कि नन है? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कोर्स इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, राइट। देन यू हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है बताओ? BF3। BF3 इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि BF3 के पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से इसको डिटेल में किया हुआ है। एक तो दूसरा आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल्स आर, न्यूक्लियोफाइल क्या है? ल्यूइस एसिड है या ल्यूइस बेस है? They can't be both, of course. They are Lewis base, of course, because nucleophile का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और डोनर मतलब बेस। यस, so that is till here we'll complete about your all your effects, है ना। एक पार्ट बचता है लास्ट अपना रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन का।